एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड क्लास 9। माय चाइल्डहुड किसके चाइल्डहुड के बारे में बात की गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में बात की गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हर कोई बच्चा जानता होगा क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने प्रोजेक्ट स्पेस पर काम किया, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उन्होंने इंडिया को गाइड किया है और उन्होंने बहुत से काम किए हैं, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, 11 प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के रह चुके हैं 2002 से लेके 7 तक। और जैसे कि जो उनकी माई चाइल्डहुड की स्टोरी है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से ली गई है माई चाइल्डहुड की। ये बचपन की कहानी देखते हैं तो वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो रहते थे, वो आइलैंड टाउन था। कहाँ पे था? रामेश्वरम में था, मद्रास की स्टेट में था। वो बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। लेकिन जो उनके पिताजी थे, जो उनके पापा जैनुलाब्दीन थे, जो उनके पिताजी थे, वो बहुत ही ज्यादा दिमाग से विस्डम थे, बहुत ही ज्यादा समझदार थे, बुद्धिमता थी। और जो उनकी मदर थी, उनकी मदर का नाम आसियम्मा था। वो उनकी मदर बहुत ही ज्यादा हेल्पमेट थी, मतलब बहुत ज्यादा मदद करती थी लोगों की। वो ऐसा बोलते हैं कि जितने उनके घर पर मेंबर हुआ करते थे उन मेंबरों से ज्यादा मेंबरों को उनकी मम्मा घर पर डेली उन मेंबरों को खाना खिलाया करती थी। वो अपने बारे में ऐसा बताते हैं। वो बताते हैं कि नॉर्मली जो उनका घर था वो उनके जो पूर्वज है ना, उनका घर था और वो काफी बड़ा घर था और पक्का घर था, पक्का ईंटों का बना, लाइमस्टोन और ईंट से बना हुआ उनका घर था। और उनका नॉर्मली कहना भी ये चीज है कि जो उनके पिताजी थे वो ज्यादा लग्जरी, ज्यादा कंफर्टेबल जो लाइफ होती है उसको वो अवॉइड करते थे, उसको वो ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम की जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, खाना पीना, उसके लिए कभी कोई उनके यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं रही। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि वो इमोशनली, मेंटली वो हमेशा स्ट्रांग रहे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। उस समय की बात है, एक बार सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई थी 1939 में। जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई, सेकंड वर्ल्ड वार सभी को पता होगा, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय जो टमाटर थे, जो इमली की सीड्स के बीज की, जो इमली के बीज की प्राइस थी वो एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट में। तो वो बोलते हैं कि मैंने क्या किया, मैं फिर पूरा टाइम इमली की सीड्स को इकट्ठा करता था और एक मस्जिद की गली में बगल में शॉप थी, दुकान पे, उस दुकान वाले को मैं बेच दिया करता था इमली इकट्ठी करके, जिसका मेरे को एक अन्ना प्राइस मिलता था। वो बोलते हैं कि जैसे कि बहुत तेज जो वर्ल्ड वार हुआ था, हमारा घर आइसोलेटेड था तो इतना ज्यादा इफेक्ट हमारे घर पे वर्ल्ड वार का नहीं हुआ, हमारे एरिया को पता भी नहीं चला। लेकिन दिक्कत कब हुई? दिक्कत जब हुई जब हमारी इंडियन आर्मी ने एलाइड फोर्स को ज्वाइन कर लिया था, उस समय हमें दिक्कत हुई। उस समय दिक्कत भी हमें कुछ नहीं हुई, हमें सिर्फ ऐसा पता चला कि एक ट्रेन आती थी, वो रामेश्वरम रुकती थी। लेकिन वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ? वर्ल्ड वार के कारण इमरजेंसी लग गई कंट्री में, तो जो हमारी ट्रेन थी रामेश्वरम वो अब नहीं रुकती थी। तो वो जो न्यूज़पेपर, जो उसका एक ब्रदर था, कजिन ब्रदर था, सैमुसिन, तो वो क्या करते थे, उसके कजिन ब्रदर एक न्यूज़पेपर को बाहर मतलब रामेश्वरम स्टेशन पे दिया करते थे। लेकिन उस टाइम पे जब ट्रेन रुकना बंद हो गई तो वो न्यूज़पेपर के बंडल को फेंक दिया करते थे और उनके जो ब्रदर थे उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था ताकि वो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे लोगों के बीच में। तो वो हेल्पिंग हैंड कौन बने? वो हेल्पिंग हैंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन न्यूज़पेपर को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। वो बंडल फेंक के अपना लोगों को, उन्होंने, उसके ब्रदर ने ट्रेन में से बंडल फेंका और उसने उठा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। उस समय उनको सैलरी भी, मतलब कुछ सैलरी भी मिली होगी उसके। तो वो हाफ सेंचुरी निकल गई। वो बताते भी हैं कि मुझे अब प्राउड फील होता है कि उस एज पे भी, उस टाइम पे भी मैंने कुछ अर्निंग की है। उनका भी कहना था कि उनके एक ब्रदर इन लॉ थे, ब्रदर इन लॉ, तो वो ब्रदर इन लॉ क्या करते थे, वो उन्हें स्टोरी बताया करते थे। उन्हें जो भी वर्ल्ड वार हो रहा है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, उसके बारे में वो उन्हें कहानी बताते थे। तो वो ज्यादातर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में उन चीजों को सर्च किया करते थे और वो चीजें बताते हैं जैसे कि कुछ इनहेरिटेड चीजें होती हैं, है ना, कि अपने माँ बाप से हर बच्चे को मिलती है। तो उनका कहना था कि मेरे माँ बाप से मुझे सेल्फ डिसिप्लिन, एक ऑनेस्ट चीज मिली है, लेकिन मुझे मेरी माँ से
बहुत काइंडनेस मिली है लोगों के प्रति, है ना, कि मैं एक बहुत ही सच्चा, मतलब मेरे अंदर काइंडनेस है, दूसरों के मैं दुख दर्द को नहीं देख पाता। वो बोलते थे कि मुझे ये मिली हुई है। वो अपना बताते कि नॉर्मली मेरे 3 फ्रेंड्स थे, है ना। 3 फ्रेंड्स उनके कौन थे? एक तो रामानंद शास्त्री थे, एक अरविंद, एक तो अरविंद और एक था शिव प्रकाश। उनके 3 फ्रेंड थे। वो तीनों फ्रेंड्स उनके हिंदू फैमिली के, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एक मुस्लिम थे। लेकिन उन बच्चों के बीच में, उन चारों के बीच में कभी भी रिलीजियस को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव मन में नहीं आया था। लेकिन जो रामानंद शास्त्री थे, उनके पिताजी मंदिर के बहुत बड़े पृष्ठ थे, मंदिर के बहुत बड़ी पुजारी थे, है ना। पक्षी लक्ष्मण उनका नाम था, उसके पिताजी का नाम रामानंद शास्त्री के। और बाद में जो रामानंद शास्त्री थे वो भी मंदिर के बहुत बड़े पुजारी बने। और जो उनके जो सेकंड फ्रेंड थे अरविंद, वो क्या करते थे? वो जो हमारे मंदिर के टूरिज्म होता है ना, वो टूरिज्म की मतलब एक बस को ले जाए या गाड़ी को ले जाए, जो यात्रीगण यात्रा हो, वो इसमें टूरिज्म में चले गए। और जो उनके थर्ड फ्रेंड थे शिव प्रकाश, वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेलवे में कैटरिंग का काम स्टार्ट कर दिया। उनका कहना भी था कि हर साल एक सेरेमनी हुआ करती थी, सीताराम कल्याणम, जो सेरेमनी, जिस सेरेमनी में होता था कि उनकी फैमिली ने जैसे कि भगवान की मूर्ति को एक आप अपना कि भगवान की मूर्ति को मंदिर से उठाकर, मंदिर से ले जाकर जहाँ पर विवाह स्थल हो रहा है वहां तक पहुंचाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली ने एक पॉन्ड में एक बोट को भी रखवा दिया था, बोट को एक लगवा दिया था, ताकि जो भी मूर्तियां हैं वो विवाह स्थल तक आसानी से पहुंच जाए। और उनका कहना यही पीजे अब्दुल कलाम का कि जब हम अपना सोते थे तब हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर हमको जो स्टोरी सुनाया करती थी वो रामायण की स्टोरी होती थी और मसीहा मतलब प्रॉफिट की स्टोरी हुआ करती थी। उनका एक अपना इंसिडेंट बताते हैं, वो एक स्टोरी बताते हैं कि एक एलिमेंट्री क्लास के बारे में बताते हैं कि जब वो एक बार 5th क्लास में थे, 5th क्लास में पढ़ रहे थे, तो वो और उनके जो तीनों फ्रेंड थे तो वो एक साथ बैठे हुए थे। वो व्हाइट कैप लगा के बैठते थे जिससे पता चल सकता था वो मुस्लिम है। और उनके जो फ्रेंड थे वो ब्राह्मण फैमिली से थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे। तो उनके थ्रेड बंधा हुआ होता था जिससे ये सिंबलाइज होता है कि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक न्यू टीचर आई हुई थी क्लास में, तो उनके पेट में ये बात नहीं पची कि 3 ब्राह्मण बच्चों के साथ एक मुस्लिम बच्चा बैठा हुआ है। तो उन टीचर ने मुझे उठाकर और लास्ट रो में भेज दिया। मैं फर्स्ट रो में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ और मुझे लास्ट रो में भेज दिया। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और जो मेरा फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, उनको भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जब मैं पीछे जा रहा था उनके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जिससे वो थोड़े से रो रहे हैं, मतलब वो सैड फेस एक्सप्रेशन उनका लग रहा था। हम लोग फिर घर पर गए, हम लोगों ने ये पूरा इंसिडेंट अपने घर वालों को बताया, मेरे फ्रेंड ने भी अपने घर वालों को बताया और मैंने भी अपने घर वालों को बताया। और जो मेरे फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, जिनके पिताजी पृष्ठ थे मंदिर में, बहुत बड़े पुजारी थे, वो दूसरे दिन स्कूल में आए और मेरे ही सामने उन टीचर को बुलाया और उन टीचर को एक डाटा स्कॉल्ड किया कि आप बच्चों के मन में जो जहर कैसे भर रहे हो, जो सोशल इनइक्वालिटीज का मन में बच्चों के कैसे तुम जहर भर रहे हो। तो उसके लिए उन्होंने बोला मैडम से, जा तो आप बच्चों से सॉरी बोलो या फिर आप हाथ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। तो उन मैडम ने हमसे सॉरी भी बोला और फिर उन्होंने अपना बिहेवियर भी चेंज किया। एक और टीचर थे हमारे शिव सुब्रमण्यम अय्यर सर थे। एक टीचर और थे, वो साइंस के टीचर थे, लेकिन वो काफी ब्रॉड, मतलब उनके वो कंजर्वेटिव नहीं थे। वो ये चाहते थे कि जो भी समाज में जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएं और एक तरह से एक मतलब लोगों की सोच बदले, वो आगे विकास चाहते थे। वो सर काफी टाइम तक मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे, घंटों मेरे साथ बिताया करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया कि उन सर ने मुझसे ये बोला था कि तुम विकास करोगे, एक दिन देश को बहुत आगे तक ले जाओगे। और उनका कहना ये भी है कि उन्होंने मुझे खाने के लिए भी इन्वाइट किया था। लेकिन जब मैं उनके घर पर खाने के लिए गया तो उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थी, थोड़ी कंजर्वेटिव थी। उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया हालांकि, और उन्होंने मुझे किचन में खाना भी नहीं सर्व किया। और सर ने, मतलब जो अय्यर सर थे, उन्होंने अपनी वाइफ को उस समय कुछ भी नहीं बोला। अय्यर सर ने ही मुझे खाना सर्व किया और वो मेरे पास आके
बैठ गए, क्योंकि उनकी वाइफ थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी कि मुस्लिम लड़का घर में आया है, खाना पीना उन्होंने उन्हें खाना सर्व नहीं किया। और जब वो खाना सर्व कर रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम खाना खा रहे थे, तो जो सर की वाइफ थी वो उन्हें खड़े होकर साइड से देख रही थी किचन की। शायद हो सकता है उनके खाने का तरीका, बैठने का तरीका, या फिर जो खाने के बाद पहुंचने उठने, जो भी उनका तरीका वो देख रही हूँ, समझ में नहीं आया वो क्या देख रही थी। लेकिन जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बाहर निकले तो अय्यर सर ने एपीजे अब्दुल कलाम से बोला कि आप अगले हफ्ते भी मेरे घर पे खाने के लिए इनवाइटेड हो। लेकिन वो देखकर थोड़ा वो हेजिटेट हो गए एपीजे अब्दुल कलाम। तो सर उनसे बोलते हैं, यदि तुम इसी प्रकार हेजिटेट होते रहोगे तो तुम आगे विकास कैसे करोगे, तुम आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी और तुम्हें उन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर वो नेक्स्ट वीक अब उन सर के घर पे खाना खाने के लिए गए थे। जब वो नेक्स्ट वीक खाना खाने के लिए गए थे तो उनकी वाइफ ने उनका वेलकम किया, उन्हें खाना सर्व किया, प्रॉपर्ली उन्हें खाना खिलाया। जब तक था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारी चल रही थी वो थोड़े खत्म होने की कगार पे भी थी। तो उस समय गांधी जी ने बोला था कि अब भारतवासियों के लिए उन्हें लड़ना चाहिए, और भारत बहुत बेसब्री से आजादी के लिए उत्सुक था, एक आशावादी सोच लेके बैठा हुआ था कि हमारा भारत कब आजाद होगा। और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी से बोला कि मैं रामेश्वरम आइलैंड को छोड़ के टाउन आइलैंड को दूसरे टाउन में जाना चाहता हूँ, रामनाथपुरम आइलैंड में जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जो स्टडी है उसको आगे और बढ़ा लूं। तो उनके पिताजी ने उनसे बोला एपीजे अब्दुल कलाम से कि तुम जाओ अपना आगे बढ़ो, मतलब वो अपने एक कठोर शब्दों में बोले कि अब्दुल तुम जाओ अपना आगे विकास करो, है ना। एक पानी का पक्षी भी सूर्य के उस पार आता है, अकेला आता है, बिना झोपड़े के, बिना घर के अपना आता है, और वो वहां पे अपने आप को बिल्ड करता है। तो तुम्हें भी जाना है, तुम भी जाओ। उनकी माँ थोड़ी सी डरी हुई थी कि बेटा चला जाएगा मेरा, लेकिन उनके पिताजी भी बोले कि तुमने इन्हें जन्म दिया, लेकिन तुम इन्हें अपने विचार नहीं दे सकते, इनको अपने विचारों को खुद बिल्डअप करने दो, इनको आगे बढ़ने दो, तुम अपने प्यार इन्हें दे सकती हो, तुम्हारे द्वारा आई है ये, लेकिन इनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है, इनकी तरक्की, इनके विकास में बाधा मत बनो। तो अपना वो आगे पढ़ाई करने के लिए दूसरे टाउन में चले जाते हैं, और बहुत सारे इंडिया के लिए बहुत ग्रेट काम भी करते हैं, जिनको आज भी याद किया जाता है। थैंक यू। यदि आपको पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब